देखिए मेरे भाई, नमस्कार सभी को। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है पॉलिटी की। पॉलिटी स्पेशल बैच शुरू करा है मैंने, और विशेषकर इसमें डिटेल्ड पॉलिटी कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा हमारा अलग होगा इस बार। और पॉलिटी में इस बार जो पढ़ाएंगे, ये सभी क्लासें आपको हमारे चैनल पे मंडे टू सैटरडे तक की क्लास सभी अपलोड मिलेगी। संडे को छुट्टी रहेगी। आपको एक वीक में 6 क्लास मिलने वाली है और टोटली फ्री है आपके लिए। और इसकी एकदम एक अलग से प्लेलिस्ट बन के आएगी। और यकीन मानो इस बार पॉलिटी की तैयारी बिल्कुल अलग से करने वाले हैं। इस बार क्वेश्चन PYQ बहुत करने वाले हैं इसके साथ में। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरे भाई इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। थोड़ा सा हमें थोड़ा सही लगता है। बाकी हम मेहनत कर लें आपके लिए, लगातार वीडियो को अपलोड करने का हम लगातार करते रहेंगे आपके लिए। तो आज मेरे भाई शुरू करते हैं। कल आपने जो हमसे पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाएं। कल आपने हमसे ये पढ़ा था कि भारत में जो भारत का संविधान है, इंडियन पॉलिटी है। तो भारतीय संविधान में ये पढ़ा था कि भारत के शासन करने के लिए, भारत में राज करने की जो व्यवस्था बनाई गई है उसको भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। पहली बात हमने कहा, जो इंडियन पॉलिटी है उसको कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। और इसका मतलब होता है भारत में शासन करने की या भारत में राज करने की व्यवस्था भारतीय राज व्यवस्था कहलाती है। और मैंने कहा इस राज व्यवस्था को चलाने के लिए कोई नियम कानून चाहिए। बोले हाँ, अगर हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए नियम कानून की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारा नियम कानून से बना एक दस्तावेज है जिसको कहते हैं हम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन कहें तो संविधान। जो हमारा लिखित दस्तावेज, कानून से भरा दस्तावेज है जिससे हमारी राज्य व्यवस्था चलेगी, उसको हम संविधान कहते हैं। ये वाली बातें मैंने कल की क्लास में कर ली थी। और कल की क्लास अगर आप देख के नहीं आए तो मेरे भाई कल की क्लास ज़रूर देख के आओ। कल की क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस करा है और सिलेबस के साथ साथ मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया पॉलिटी का। हमारे भारत में शासन चल कैसे रहा है इसका बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। कल मैंने ये पढ़ाया था सिलेबस में, अगर आपको ध्यान हो, कल मैंने ये पढ़ा दिया था कि हम पढ़ाएंगे पहले कंपनी का शासन। भारत का संवैधानिक विकास में 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, कंपनी का शासन। उसके बाद पढ़ाएंगे हम क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू कर देंगे। वो हमारा चलेगा 1857 से लेकर 1947 तक, और इधर 1773 से लेकर 1857 इधर हमारा कंपनी का रूल चलेगा। कहें तो हमने कल ये बताया था बेटा कि जो हमारा कंपनी का रूल चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलेगा, वो 1773 से लेकर 1857 तक, और इसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा हमारा महारानी विक्टोरिया का शासन। किसका चलेगा? महारानी विक्टोरिया का शासन चलने वाला है। अच्छा ये बताओ, पीछे से प्रवीण खड़े हो जाओ। ये बता दो, कल जो हमने पढ़ाया था कि जो हमारे जो सरकार चलती है, जो हमारा राज्य व्यवस्था चलती है, वो 3 स्तर पे चलती है। वो 3 स्तर कौन कौन से वो आप बताएंगे सिर्फ। कौन सी? खड़े हो जाओ तुम। कासिम, हाँ कासिम आप बैठ जाओ। हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे भारत में जो राज्य व्यवस्था चली वो 3 स्तर पे चली। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? तेज बोलो। खड़े हो जाओ तुम। हाँ पीछे और खड़े हो जाओ। रुकमंगल खड़े रहो। हम बोल रहे हैं कि हमारे भारत में राज्य व्यवस्था 3 स्तर पे चलती है। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? घर में पढ़ाई करी थी, बताओ कौन कौन से हैं। यार तुम समझ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या पढ़े हो। कल हम ये बता रहे थे, बैठ जाओ। हम ये बता रहे थे कि हमारे राज्य व्यवस्था चलाने के 3 स्तर है। एक केंद्रीय और एक हमारा राज्य स्तर, एक हमारा होता है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, बताया था। और मैंने कहा किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। तुम बॉडीज बता रहे हो, 3 अभिन्न अंग होते हैं। कुछ रहे, कुछ बता रहे हो। अगर यहाँ पे बैठे हुए क्लास में अगर तुम पढ़ नहीं पाए तो हमें नहीं लगता भाई साहब तुम पेपर में वैसा धुआं उड़ा के आओगे। अगर तुम इतनी देर में कुछ और कर लेते हो, मोबाइल चला लेते हो, कुछ और बातें कर लेते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हमें नहीं लगता पेपर में ज़्यादा कुछ कर पाओगे। और वास्तव में अगर आप ये सोचते हो कि हम कोचिंग में आके कुछ ज़्यादा डिफरेंट कर ले, हम ज़्यादा पढ़ जाएंगे, तो आप ये जान लो कि यहाँ से अगर जो हम पढ़ा रहे होंगे उससे बहुत कुछ याद हो रहा होगा, ये अलग चीज़ है। ऑफलाइन का सबसे बड़ा
जो विशेषता कहें तो इसका फीचर यही है कि ऑफलाइन में जो पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड पे चल रहा है, वो जितने अच्छे से याद होता है इतना अकेले में याद नहीं होता है। और जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब पता नहीं याद होगा दिमाग कहाँ चल रहा होता है। वो कहते हैं हम कुछ और ही कर लेंगे। चलो भाई साहब, चलो आगे चलो, भागो, कितनी भीड़ में जाओगे आगे, है ना। मानते हैं, हर आदमी चाहता है, हाथ पाँव मारता है कि हाँ ज़्यादा हो जाए, लेकिन ज़्यादा ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम कोचिंग में आके कुछ और कर लो, समझ पा रहे हो। कोचिंग में आके कोचिंग वाला देखो ना तुम, फिर घर में पूरा टाइम पड़ा है। कोचिंग में कितने 4 घंटे ले रहे हैं हम तुमसे, 24 के 20 घंटे भेजे, 20 घंटे में 6 घंटे सो लो, 14 घंटे बच्चे 14 घंटे घर का काम करते हो क्या? अगर 14 घंटे में ऐसा लगता है कि यहाँ के 4 घंटे में ज़्यादा यूटिलाइज कर लेंगे तुम, तो करो यूटिलाइज, कर लो, चला लो, हाथ पर जितने चलाओ, है ना। वो वाला दिमाग लगाओ यार। अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑफलाइन में कितनी चीज़ें याद हो पा रही है हमारी, तो ये ज़्यादा मैटर करता है वास्तव में। और ये फ़र्क पड़ता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में जितना ज़्यादा कंटेंट याद हो पाता है वो डिस्कशन से याद होता है वास्तव में। अकेले में कितना कर लोगे यार, बताओ। हम पूछ रहे हैं कि बताओ राज्य व्यवस्था के स्तर, तो बता रहे इंडिपेंडेंट बॉडी, तो यही चल रहा है, करो अपने हिसाब से करो। अब भैया ना, आज के टाइम पे स्टूडेंट पता कभी कभी ये हो जाता है, भावुक हो जाता है अपने आप में, कहता है यार हम ऐसे ज़्यादा कर लें, कर लो भाई सब ज़्यादा कर लो अपने हिसाब से। चलो भाई, भारत का संवैधानिक विकास 2 प्रकार से पढ़ेंगे, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन, ठीक है। 1773 से 1857 तक और 1858 से 1947 तक। और इसमें हम पहले पढ़ने वाले कंपनी का शासन। कंपनी का शासन हम पढ़ेंगे तो कंपनी का शासन जब शुरू होगा तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलेगा। पहले कहे तो आपको पहले पॉलिटी में ऐसा लगेगा इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास कहीं ना कहीं हमारे संविधान की शुरुआत वहीं से हो रही होगी, जब हमारे पहले अंग्रेज शासन करेंगे, है ना। पहले हमारे अंग्रेज शासन का महारानी विक्टोरिया के हाथ में, क्राउन के हाथ में शासन जाएगा, उसके बाद संविधान सभा बनेगी, उसके बाद में संविधान बनेगा जाके। ये हमारा फेज है, कल की क्लास में मैंने यही बताया था। और आगे आ जाओ, हम भारत में अंग्रेजों का पहले आगमन करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम चीज़ें बताएंगे, उसमें कुछ अपडेट भी करेंगे। आज करें या कल करें, जितना भी पढ़ाएंगे। जैसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे पढ़ने से पहले 2-3-4 पॉइंट ऐसे लिखाने वाले जो हमने पहले नहीं पढ़ाए थे, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम देख रहे हैं। एक तो हम उसका रेफरेंस ले रहे हैं यूथ वाली बुक का, और एक ले रहे हैं परीक्षा वाड़ी का। दोनों किताब का रेफरेंस लेके जो नए पॉइंट मिल रहे हैं और जो नए क्वेश्चन है वो सब कराने वाले हैं आपको। बाकायदा मेहनत करके आ रहे हैं इसके लिए, स्पेशली पॉलिटी के लिए। आ जाओ। और हम दो एक किताबें हम जो रेफरेंस लिया, जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है। महेश बड़वाल की किताब को लिया रेफरेंस पे। तो इतने कंटेंट क्यों तुम इकट्ठा करोगे माता बच्चे, हम कर तो रहे, इकट्ठा ला रहे तुम्हारे लिए करके, है ना। इधर आ जाओ। भारत में अंग्रेजों का आगमन की बात करें, 1599 भारत में आने वाला अंग्रेज, पहला अंग्रेज था, इसका नाम था जॉन मिंडेलॉल। ये कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है इतिहास में, पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पॉलिटी में भी आ जाएगा तो पेपर में क्या डालो, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो पेपर में दिया होगा। ये दे रखा है मेरे भाई कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो 1599 में पहला अंग्रेज आया था जिसका नाम था जॉन मिंडेलॉल। ये एक ऐसा अंग्रेज था जो सड़क मार्ग के द्वारा आया था, बाकी सभी यूरोपीय जल मार्ग के द्वारा आए थे। सीवेज मतलब जल मार्ग के द्वारा सभी लोग आ रहे थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा अंग्रेज था जो सड़क के मार्ग के द्वारा आया था, ये जॉन मिंडेलॉल। दूसरी बात, उस समय भारत का मुगल साम्राज्य चल रहा था। कहने का मतलब उस टाइम पे भारत में राजा हुआ करते थे, मुगल हुआ करते थे। और देखो, उस समय भारत का मुगल बादशाह जिसका नाम था क्या, प्रश्न ऐसे आएगा कि जिस टाइम भारत में पहले अंग्रेज आया था उस टाइम पे भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। समझ पा रहे हो। ये हमने जो पॉलिटी लिखी है बाकायदा स्टोरी की तरह लिखी है, एक एक शब्द को ऐसे लिखा है आपको समझने में कहीं दिक्कत ही ना आए। हमने अर्थात का यूज इस वाली पॉलिटी में इतना किया शायद किसी विषय में ना करा हो। हर एक पॉइंट पे अर्थात का मतलब सरल भाषा में लिखा उसको दोबारा से। इधर आ जाऊँ। उस समय ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट हुआ करती थी, प्रथम लिखा आता है कहीं पे, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी जिस टाइम पे जॉन मिंडेलहॉल भारत में आया था। ये जॉन मिंडेलहॉल कहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था। अंग्रेज था ना, ब्रिटेन से आया हुआ था। और उस टाइम पे वहां पे जो मालिक हुआ करती थी, जहाँ पे राजा हुआ करती थी, उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। और आगे बात करें तो उस समय डच और पुर्तगाली अच्छा व्यापार कर रहे थे। कौन, जब ये जॉन मिंडेलहॉल भारत में एंट्री मारा था उस टाइम में भारत में व्यापार चल रहा था डच का और पुर्तगालियों का। डच का और पुर्तगालियों का व्यापार उस टाइम पे अच्छा चल रहा था। एक व्यापारिक ग्रुप बनाया, ये नाम था इसका जॉन मिंडेलहॉल। जब इसने देखा यार डच और पुर्तगाली तो बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं इंडिया में, ये भी इंडिया में आ गया, तो इसने कहा यार ग्रुप बनाओ। इसने एक व्यापारियों का अपना एक ग्रुप बनाया जिसको कहा गया है मर्चेंट एडवेंचर नाम दिया गया इसको। इसका
एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स लिखा है, एक व्यापारियों का एक ग्रुप बनाया अंग्रेजों ने और इसको कहा गया मर्चेंट एडवेंचर। पता नहीं प्रश्न कहाँ से कब डाल दिया जाए, और ये मैंने को खूब नोटिस किया है कि जो पढ़ते रहते क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाता है उसमें, जो पढ़ता रहा पता वही पॉइंट पूछ लिया गया। ऐसा होता है जीएस मेरे भाई, पता नहीं कहाँ से उठा के पटक दे, तो हर लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो आ गया, तो देखो हम बात करेंगे सन 1600 में, ये कब आया था जॉन विंडो 1999 में। 1999 में इसको 1 साल हुए इंडिया में घूमते हुए, इसने देखा कि यार यहाँ पे व्यापार अच्छा चल रहा है, इसने एक ग्रुप बना दिया ट्रेडर्स का, बोले हम भी करेंगे अब इंडिया में व्यापार। और इसने सन 1600 में एक चार्टर देती है महारानी विक्टोरिया, सन 1600 में एक ग्रुप व्यापार का ग्रुप को परमिशन लेने गया था, कहाँ पे, ब्रिटेन में। ये बोला सन 1600 में यह ग्रुप जो व्यापार का बना था, व्यापारी ग्रुप था, इसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर, ये वाला परमिशन लेने गया। और ये लिखा हुआ है एलिजाबेथ ने एक चार्टर, एक अभिलेख कहे तो एक शाही आदेश दिया, सन 1600 का चार्टर। ये लिख के आता है कि ये प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने से पहले तो महारानी एलिजाबेथ ने कौन सा चार्टर दिया था? 1600 चार्टर बोला जाता है इसको, 1600 का अभिलेख। 1600 या शाही आदेश कह सकते हैं उसको, अभिलेख कह सकते हैं, चार्टर कह सकते हैं, सन 1600 में दिया था। और 31 दिसंबर सन 1600 में इस चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और 31 दिसंबर सन 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये वाली डेट कई बार पूछी गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 में लंदन में हुई थी, है ना। अच्छा, लंदन वाली याद रखना, ऐसा मत करना इंडिया में हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में होती है और डेट आपको याद रहेगी। और हमें लगता है जितना अभी हो रहा है बहुत, आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो सब याद भी हो रहा होगा साथ साथ, एक स्टोरी की तरह चल रहा है। आगे आओ, तो आगे हम बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है सन 1605 में अकबर की तो हो जाती मेरी भाई, खत्म हो गया। हमने बताया था कि जब पहले भारत में अंग्रेज आया उस टाइम में भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल बादशाह हुआ करता था, उस टाइम पे अकबर था, और अकबर 1605 5 सालों में खत्म हो गया। अब इसके बाद जो अगला आएगा जलालुद्दीन जहांगीर, क्या ना, इसके बाद इसका पुत्र था जहांगीर का शासक बना वहाँ का मुगल साम्राज्य का। भारत में तो मुगल साम्राज्य चल रहा था उस टाइम पे, और ये बात है 1605 से लेकर 1627 तक ये खुद रहा, कौन? जहांगीर। इसके बाद क्या होता है, 1608 में समुद्री मार्ग से एक अंग्रेज जिसका नाम था कैप विलियम हॉकिंस आया, जो ब्रिटिशर्स के किंग जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। कहने का मतलब मेरे भाई, आप इसका अर्थ को हम समझा रहे हैं, एक ही बार में आपके दिमाग में चला जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर बनकर आया था। जैसे मान लिया आपका कोई काम चल रहा है, आपकी कोई कंपनी चल रही है, आपने कोई ठेका ले रखा है, और आपने ठेका ले रखा है, आप अपने एक मेंबर को भेज दो, बोले जाओ देख के आओ काम कैसा चल रहा है, तो आपका एक सदस्य कहलाएगा। बोले रिव्यू करके आओ, मान लिया कोई ठेका ले लिया तुमने सड़क डालने का, उसका पूरा टेंडर उठा लिया, अब तो अपना एक मेंबर भेजोगे, आप चेक करके आओ काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि सन 1608 में समुद्री मार्ग से एक अंग्रेज जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस है, कैप्टन है यहाँ पर, सही कहा, यहाँ पर डॉट लगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस आया जो ब्रिटिशर्स के किंग्स जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। बाका ब्रिटेन का था, ये किंग जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था, इसका सदस्य बनकर आया था। बोले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर हैं, हम भारत में आए हुए, कैसा चल रहा है व्यापार मेरे भाई यहाँ पर। और देखो सन 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में खोल दिया कि मेरे भाई सन 1611 में। मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, और इसके 11 साल लगे इनको एक टेम्परेरी इसको कारखाना खोला गया, कहे तो मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम पड़ता है आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है मछलीपट्टनम। वहां पे इन्होंने पहला अस्थायी कारखाना खोला था। ये अस्थायी वाला कम पूछा जाता है, लेकिन स्थायी वाला कई बार क्वेश्चन देखा मैंने आते हुए। आगे आ जाओ। सन 1613 में, महज 2 वर्षों के बाद सन 1613 में अपना एक स्थायी परमानेंट कारखाना खोल दिया मेरे भाई। कहाँ पे? ये जगह भी पूछी जाती है और डेट भी पूछी जाती है। सन 1613 में अपना एक स्थायी कारखाना कहाँ पे खोल दिया? सूरत में। और 1615 में एक और अंग्रेज है जिसका नाम था सर टॉमस रो। मेरे भाई अंग्रेजों का व्यापार इंडिया में शुरू हो चुका था, और भारत जैसे पूर्वी देशों में इनका व्यापार चलने लगा था। भारत जैसे पूर्वी देशों में अंग्रेजों का व्यापार चलना शुरू हो गया था, कि महारानी विक्टोरिया ने ऑर्डर दे रखा था किसके? मर्चेंट एडवेंचर का जो ग्रुप बना था, उससे कहा था कि जाओ व्यापार करो जाके तुम।
जो 1600 का चार्टर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वहां से परमिशन लेने गए थे, परमिशन मिल चुकी थी और ये भारत में व्यापार करना शुरू कर दिए थे। देखो मेरे भाई अब क्या होता है, ये लिखा हुआ है सर टॉमस रो आया 1615 में, ये भी जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर आया था, क्योंकि एलिजाबेथ ने 1600 चार्टर में एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष तक भारत और पूर्वी देशों में एकाधिकार प्राप्त हुआ था। एकाधिकार का मतलब ये था कि जो महारानी एलिजाबेथ थी ना ब्रिटेन की, इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर ही व्यापार करेंगे भारत और भारत के पूर्वी देशों में, और कोई ब्रिटेन से जा नहीं सकता। मान लिया मैंने कहा कि ये जैसे अलीगंज है, अलीगंज में कोई व्यापार हो रहा है, मैंने कहा कि जैसे मान लिया कि ऋषभ को कोई व्यापार करना है, इसमें ऋषभ के अलावा और कोई व्यापार कर नहीं सकता, मैंने कहा एकाधिकार दे रखा है, और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सिर्फ व्यापार करेंगे तो ही करेंगे। समझ पा रहे, ये एकाधिकार दे रखा था महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने। ये कहा था कि अगर कोई भारत में व्यापार करेगा जाके तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग करेंगे जाके, इसी को एकाधिकार कहते हैं, ट्रेड मोनोपोली कहा जाता है इंग्लिश में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर आया था, क्योंकि एलिजाबेथ ने 1600 चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष की ट्रेड मोनोपोली दी है कि अब 15 वर्ष तक अब कोई नहीं आ सकता सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। 15 वर्ष का एकाधिकार दे दिया था, पूरे जाओ व्यापार करो, और तक एकाधिकार प्राप्त हुआ था। अब देखो इससे आगे जो स्टोरी कनेक्ट होगी वो आपको मजा आने वाला है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मेरे भाई, सर टॉमस रो एक अधिकार पत्र लेकर आया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आजीवन भारत में व्यापार। जो 1600 का चार्टर दिया था महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने, जो 15 वर्ष का एकाधिकार लिख के दिया था, जो बोले जाओ 15 साल तक तुम व्यापार करो, कोई नहीं जाएगा आपके अलावा, आप ये व्यापार करेंगे जाके इंडिया में। तो 15 साल तक ये रिव्यू किया था। वो होते हैं दुकान खोली एक साथ चला के देखो, चली नहीं तो बंद कर देंगे, अगर चल गई फिर चलती रहेगी मेरी दुकान। तो ये 15 साल की दुकान थी इनकी, 15 साल तक व्यापार किया। तो फिर भाई साहब एक लेटर लेके आए, बोले 15 साल तक तो बढ़िया रहा, इंडिया में अच्छा व्यापार चल रहा है, बोले एक लेटर लेके जाओ, अब तुम आजीवन करो व्यापार इंडिया में, जाओ। ये कौन था, सर टॉमस रो लेकर आया था, जो 1615 में आया था। ये लिखा हुआ है सर टॉमस रो एक अधिकार पत्र लेकर आया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आजीवन भारत में व्यापार कर सकती है। आगे लिखा हुआ है यह भी मुगल बादशाह जहांगीर के समय में आया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत का मुगल साम्राज्य चल रहा था और मुगल बादशाह हुआ करता था वो जहांगीर हुआ करता था, है ना। आगे देखो, जब व्यापार करना शुरू किया तब ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कितनी मेरे भाई, भारत में जो व्यापार करना है उसके लिए प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बोले यहाँ से व्यापार चलेगा। ये कहा है कि जब व्यापार करना शुरू किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी इंडिया में थी, एक थी बंगाल, एक थी मद्रास और एक थी बॉम्बे। सही है, एक थी मद्रास, एक थी बंगाल और एक थी बॉम्बे। और प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर हुआ करता था, एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहे तो हिंदी में निदेशक मंडल हुआ करते थे। ये प्रश्न पूछा गया कि बताओ जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे? 24। कितने गवर्नर हुआ करते थे? एक में एक। कितने डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे? एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था। ओके, अच्छा टर्निंग पॉइंट आएगा अब। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था यहाँ पर, इनका व्यापार चलते चलते भारत में मुगल साम्राज्य भी चल रहा था, पैरेलल चल रहा था ना। उस टाइम पे जहांगीर था मेरे भाई। मुगल साम्राज्य चलते चलते टर्निंग पॉइंट जब आया, जब मुगल साम्राज्य में उस टाइम पे बादशाह हुआ करता था, मुगल बादशाह औरंगजेब। इसकी डेथ हो जाती है कब? 1707 में इसकी डेथ हो गई, जिससे मध्यकालीन भारत का अंतिम मुगल बादशाह, मध्यकालीन भारत का अगर अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है तो औरंगजेब को माना जाता है। ये कब खत्म हो गया? 1707 में। और मैंने लिखा टर्निंग पॉइंट इसलिए आया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत तेजी से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हाँ, कि जो मेन आदमी संभाले हुआ था पूरे इंडिया पे, कमांड संभाले हुआ था, बोले कोई बोल ना जाए, बोले कोई पत्ता हिल नहीं सकता उसके बिना। तो ऐसी वाली कंडीशन बना रहा कि डर का माहौल था पूरा। जैसे ही खत्म हुआ बोले अब तो गई, कोई दिक्कत ना, फ्री हुई है तो भाई साहब। देखो ये कह रहे हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत तेजी से मुगल साम्राज्य का कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। और आगे लिखा हुआ देखो, उस समय हिंदुस्तान में ज्यादातर भूभाग पर मुगल साम्राज्य फैला था मेरे भाई। सबसे बड़ा मुगल बादशाह हुआ, फेमस था ये, कब्जा बहुत अच्छा कर रखा था, पकड़ बहुत अच्छी थी इसकी। और देखो
उस समय हिंदुस्तान के ज्यादातर भूभाग पर मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। उस समय मुगल साम्राज्य में 21 स्टेट हुआ करते हैं जिनको सूबे कहा जाता था। जैसे वर्तमान में राज्य होते उस टाइम पे सूबा हुआ करता था, और जैसे हमारे राज्य का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, उस टाइम पे सूबेदार हुआ करता था। नहीं सॉरी उस टाइम पे जैसे हमारे वर्तमान में राज्य का राज्यपाल होता है, उस टाइम पे राज्य का मुखिया जो सूबे का सूबेदार हुआ करता था। हम कह रहे मुख्यमंत्री, गलत बोल रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी लेटर मुगल यानी उत्तर मुगल आए, यानी औरंगजेब तो खत्म हो गया, अब मुगल में तो कोई तो राजा बनेगा। अब राजा बनेंगे। जब मुगल की शक्ति कमजोर हुई तो कुछ राज्यों ने मुगल से अलग होने लगे, कहे तो इंडिपेंडेंट होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। मान लिया कि आपके अंदर 10 आदमी काम कर रहे थे और आप खत्म हो गए, हम खत्म हो गए। मान लिया अगर हमारे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो 10 लोगों को बंदिश बना रखा, बोले कोई बोल ना जाए, अगर हम वहाँ से हटा दिए गए, बिल्कुल हटके, तो वो कहेंगे अब हम नहीं देख, अब हमारी जगह पे कोई और आ जाए, तो कहेगा हम यार इनके अंदर काम नहीं करेंगे, भाई साहब अलग, कहें तो न्यारे वाली पोजीशन, न्यारे हो गए। ऐसी वाली कंडीशन आ गई जब मेन आदमी खत्म हो गया जिसका नाम था औरंगजेब। जब औरंगजेब खत्म हो गया तो जो 21 सूबा हुआ करते थे ना, वो कह रहे हम तो अलग होंगे, अलग होने लग के न्यारे वाली कंडीशन आ गई। वो कहने लगे इसमें सबसे पहले अवध ने कहा कि हम मुगल के अधीन काम नहीं करेंगे, हमारा एक अलग होगा राज्य अवध के बाद ऐसे बंगाल, फिर हैदराबाद, पंजाब, भरतपुर, जयपुर डॉट 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 डॉट, ये सब अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने लग गए। बोले हम मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं रहेंगे। मैंने आदमी तो चला गया था। अब जो राजा आया था, जो इसके उत्तराधिकारी आए थे, किसके, औरंगजेब के, वो इतने योग्य नहीं थे यार। होता है ना किसी किसी आदमी में टैलेंट बहुत ज्यादा है, वो उतना टैलेंट उसके उत्तराधिकारी में नहीं होता है, ऐसी कुछ बात थी। आगे देखो, 21 राज्यों में सबसे ज्यादा अमीर और शक्ति संपन्न विस्तृत हुआ करता तो बंगाल था। तो 21 राज्य थे एकदम, ये कहो कि जैसे आपने देखा मधुमक्खी का छत्ता ही रस भरा हुआ, वैसा था बंगाल यार। तो नजर अंग्रेजों को किस पे पड़ेगी, बंगाल पे पड़ेगी यार, है ना। जब वहां पे रस भरा हुआ कहेंगे यार बंगाल को ही खा जाओ, तो बंगाल को चूस डाला इन्होंने। देखो अब क्या होगा, आगे लिखा हुआ है। जैसे 30 मिनट की क्लास हो जाए, 30-35 मिनट की बता देना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के मुगलों से परमिशन लेकर राज्य कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के मुगलों से परमिशन लेकर व्यापार कर रहे थे। पर यहाँ से हम बंगाल की कुछ बात करने जा रहे हैं। अब बंगाल पे बात होगी, क्योंकि बंगाली मेन था, बंगाल को ही हड़पेंगे, बंगाल को यहाँ से लूटना शुरू करेंगे अंग्रेज, तो बंगाल की बात आएगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के जो मुगल थे उनसे परमिशन लेकर तो राज्य कर रहे थे। और अब देखो आगे क्या होता बंगाल के बारे में। मेरे भाई सन 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बनाया था। कब? 1700 में। ये बात 1700 पे कैसे पहुंच गई? 1707 में खत्म कर दिया आदमी को, फिर पीछे बैक लौट गए। हाँ बैक लौट गए, लेकिन स्टोरी तो सुनो। मैंने कहा 1707 में मर गया था औरंगजेब, उससे बैक स्टोरी बता रहे हैं। मैंने कहा सन 1700 में औरंगजेब ने एक मुर्शिद कुली खां आदमी था, इसको सूबेदार बना दिया था। बोले तुम हो सूबेदार कहाँ के? बंगाल के। होता है ना कि मेरे अंडर तुम काम करोगे, बोले हमारे बंगाल को तुम देखो, हम है ही, वैसे तुम काम देखते रहो, अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बताओ। वो वाली कंडीशन तो मुर्शिद कुली खां को सौंप रखा था एक तरीके से बंगाल। अब तो हो चुका खत्म, कौन? औरंगजेब। अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रांत का उत्तराधिकारी सूबेदार हुआ करता था। उस टाइम पे जो सूबा हुआ करता था उसका सूबेदार हुआ करता था, वो उत्तराधिकारी प्रांत का हुआ करता था, मुर्शिद कुली खां बना दिया था। अब देखो उस बंगाल की राजधानी, ओके अच्छा, ये 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, मरने के बाद अयोग्य शासक आने लगे मेरे भाई, तो क्या होता, मुर्शिद अली खां ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खां लिखा हुआ वहां पे, मिस्टेक है थोड़ी सी। हुआ क्या यार, मान लिया कि हाँ जैसे औरंगजेब के अंदर नीचे हम काम कर रहे हैं, और औरंगजेब ने कह रखा कि बंगाल यार तुम संभालोगे, हम जिंदा तब भी संभालोगे, अगर कोई दिक्कत है तो पूछना तुम। लेकिन यार औरंगजेब मर गए, अब हमारा मन क्या करेगा यार, हमें बंगाल का मुखिया बना दिया जाए, बंगाल का सूबेदार बना दिया जाए। लेकिन यार उस टाइम पे मुगल साम्राज्य में इतने इतने अनपढ़ और अयोग्य शासक थे मेरे भाई, इस मुर्शिद कुली खां की एक बात नहीं सुनी। बोले तुम कौन होते हो? औरंगजेब तो चले गए, औरंगजेब थे तब तुम कर रहे थे काम, अब तो औरंगजेब गए, अब तो राजा नहीं बनोगे। और मुर्शिद कुली खां किस चक्कर में थे कि हमें राजा बना दो अब तो बंगाल का। लेकिन उसके अयोग्य शासक मेरे भाई उसकी एक नहीं लगने थे। बोले तुम कौन होते हो? बोले वो गई, लड़ाई छिड़ गई एक तरीके की। अब देखो क्या होता है, इस मुर्शिद कुली खां ने कहा कि मैं तो भाई सब स्वतंत्र हो गया, मैं तुमसे अलग हो गया मेरे भाई, तुम हमारी बात मानने वाले हो नहीं, अनपढ़ गवार टाइप के बात, फंस गया आदमी वो।
अब वो कोई बात मान ही रहा, अगर बात हो रही है तो लड़ जा रहा, कोई मार दे रहा, उसको कूट के चला जा रहा है, स्थिति बिगड़ गई। उसने कहा मेरे भाई हम तुमसे अलग, तो हमारी बात नहीं मानोगे। मान लिया कि औरंगजेब ने किसी टाइम हमें नियुक्त किया होगा, लेकिन अब हम तुम्हारे लिए जीरो हो गए, तुम हमारी बात मान ही नहीं रहे हो। तो इसके बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। फिर यही बंगाल का पहला, इसे भाई साहब हम बोले हम नवाब कहलाएंगे बंगाल के। जिसने अपने आप को एक उपाधि दे दी कि हम अब बंगाल के नवाब। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था। मुर्शिद कुली खां, यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन बनना शुरू हो गए। आप स्टोरी कनेक्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। जहाँ पर हम बोलते हैं एग्जाम का क्वेश्चन बना है तो उसको याद रखना है तुम्हें, ठीक है। यही बंगाल का पहला नवाब कहलाया और 1713 से लेकर 1727 तक पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खां। अब सूबेदार से क्या बन चुका था, नवाब बन चुका था भाई साहब। पहले सूबेदार हुआ करता था बंगाल का, अब क्या कहलाया ये, नवाब कहलाया मेरे भाई। और देखो आगे, और इसने अपने ही नाम से, भाई साहब हर आदमी अपने नाम के लिए मरता है, और इसने अपने नाम का एक शहर बसा दिया, इसका नाम था मुर्शिदाबाद। और इसकी राजधानी कहाँ बना दी, पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, बोली राजधानी होगी हमारे नाम वाली जगह पे। कौन सी जगह पे, मुर्शिदाबाद। अच्छा, ये नाम था इसका। मुर्शिद कुली अपने नाम के लिए मरता था बेचारा, वो इसलिए औरत को खराब लगा यार, उसको किसी ने राजा नहीं बनाया। वो औरंगजेब के बनने के बाद राजा बना तो शायद ये ऐसा नहीं करता, लेकिन बेचारा एकदम से ये मानी चिढ़ खा गया था ये आदमी। राजा तो बनाया नहीं, बोले हम बिल्कुल अलग, हम अपनी राजधानी बनाएंगे, एक नया अपना शहर बसा दिया मुर्शिदाबाद, बोले राजधानी होगी बंगाल की यहीं पे अब, ठीक है। और आगे देखो, अगला नवाब आता है इसके बाद मुर्शिद कुली के बाद, जिसका नाम होता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दौला आगे आएगा अभी, सुजाउद्दीन है। सुजाउद्दीन जब बेटा आता है, ये 1727 से लेकर 1739 तक शासन करता बंगाल में, 1727 से लेकर 1739 तक। और इसके बाद अगला नवाब आता है, इसका नाम था सरफराज खान। अच्छा भाई साहब, ये नवाब किसके बनने हैं, बंगाल के नवाब बनने, ध्यान रखना। ये बंगाल के नवाब बनते बनते कहां पर आ गए मेरे भाई, सरफराज खान पे आ चुके हैं। और 1739 से लेकर 40 तक बंगाल का नवाब रहा कौन, सरफराज का। नीचे वाली लाइन पहले मत पढ़ो क्योंकि समझ में नहीं आएगी तुम्हें क्या लिखा। इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। किसका चचेरा भाई, इस सरफराज खान का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। ये उस टाइम पे बिहार का सूबेदार हुआ करता था मेरे भाई, राज्य का सूबेदार हुआ था, सूबे का सूबेदार होता था। से बिहार का सूबा तो खत्म हो गया था सूबेदार, अब नवाब बनने लग गए थे बिहार के, वो सॉरी बंगाल के नवाब थे, तो बिहार का सूबेदार था। बिहार का सूबेदार इसका चचेरा भाई के तो कजिन ब्रदर था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। और इन दोनों के बीच क्या होता है, सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में विद्रोह हो जाता है। किस बात का विद्रोह, 1740 में एक विद्रोह होता है, इसको कहते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम का पूछा हुआ है, बताओ घेरे के युद्ध कब हुआ था, 1740 में। और किसके किसके बीच हुआ था, सरफराज खान और अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच युद्ध होता है और तारीख है हमारी 1740 वाली। और आगे आपको स्टोरी कनेक्ट करेगी। इसमें क्या होता है, अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच होता है और विनर होता है कौन, जो बिहार का सूबेदार था भाई साहब, वो जीत जाता है। और हार जाता है कौन, सरफराज खान। जो नवाब था वर्तमान में उसका, वो हार गया। अब मेरे भाई क्या होता है, नया नवाब बना जिसका नाम था अलीवर्दी। होता है ना यार, कभी कभी भाई भाई लड़ जाते हैं, बोले घर घर की बात है, लेकिन यार उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि यार तुम बिहार के हो, हम बंगाल के हैं। उसने कहा बंगाल यार अच्छा एकदम भरा हुआ है लबालब, इसके होना चाहिए मैं राजा इसका। तो मेरे भाई बिहार का था तो सूबेदार, लेकिन उसको बात पच नहीं, तो वो इधर हम बंगाल में पहुंच जाएंगे ऐसे। लड़ गया मैं अपने भाई से, अच्छा चेहरे भाई से लड़के उसको हरा दिया और खुद बन गया कहाँ का नवाब, बंगाल। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत चला करता था, भाई भाई लड़ जाते थे, लेकिन अब नहीं लड़ते हैं। पहले वो लड़ाई होती थी मेरे भाई के भाई में युद्ध चल जाता था पहले, लेकिन अब नहीं चलता है। अब नहीं चलना चाहिए मेरे भाई, है ना। आगे आ रहा हूँ। जब नया नवाब बना, इसका नाम था अलीवर्दी खान, 1740 से लेकर 1756 तक। और अच्छी तरह से समझ चुका था ये कौन, अलीवर्दी खान। दिमागदार आदमी था यार अलीवर्दी खान। मानी लड़ गया था अपने भाई से, लेकिन दिमागदार आदमी बहुत था यार। ये क्या बोला कि अच्छी तरीके से समझ गया था कि ये अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए हैं और कर प्रशासन मौजूद रहे। मतलब कह तो रहे हैं व्यापार कर रहे हैं, लेकिन काम उसकी आड़ में दूसरा कर रहे हैं। होता है ना ये वाली बात। जैसे मान लिया कि आपने देखी होगी किसी ठेके पे कच्ची शराब बिक जाए, बोले चल रहा है हमारा ठेका और बिक रही है कच्ची शराब आड़ में,
वैसे ही कुछ इस प्रकार का काम हो रहा था यहाँ पे। अली वर्दी खान कह रहा था कि अंग्रेज दिखावा कर रहे, व्यापार करने आए हैं, लेकिन वो उधर से अपना प्रशासन मजबूत कर रहे थे कि हम यहाँ पे अपनी जड़ जमा पाए इंडिया में। ये इनका काम चल रहा था, ये बात समझ चुका था। इनका नाम था अली वर्दी खान। तो इसका मतलब यार ये अच्छा आदमी था, अच्छा भी था, बुरा कह सकते, अपने भाई से लड़ गया था इसलिए। अच्छा इसलिए था ये अंग्रेजों की चाल समझ गया था, है ना। और आगे देखो, अली वर्दी खान अंग्रेज मधुमक्खी की तरह, अली वर्दी खान ने कहा कि अंग्रेज है ना मधुमक्खी की तरह है। अब ये मधुमक्खी की तरह बन चुके हैं यहाँ पर, इन्होंने छत्ता जमा लिया अपना। अगर इनको छेड़ोगे तो मेरे भाई तुम्हें काट लेंगे, अगर इनको पालोगे तो तुम्हें मेरे भाई काम देंगे, व्यापार करोगे इनके साथ में, रुपया बचाओगे। अब ये इतने जम चुके हैं, ये एक मधुमक्खी की तरह बन चुके हैं। इनका नाम था अली वर्दी खान। इन्होंने समझ चुके थे अच्छे से कि अंग्रेज अपना सिक्का जमा चुके हैं इंडिया में और मधुमक्खी की तरह बन चुके हैं, हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रहे हैं इन पे। ये बात समझ में आ गई थी अली वर्दी खान के। और 1740 से 56 तक अली वर्दी खान रहा। इसके बाद अगला नवाब बनता है, इसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो हमें बता दो अमन भाई, जो घेरिया का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? सरफराज खान और अली वर्दी खान। जीतता कौन है? अली वर्दी खान जीत जाता है और सरफराज खान हार जाता है। और 1740 से लेकर 56 तक अगला नवाब बनता है कौन? अली वर्दी खान। अच्छा, अगला नवाब इसके बाद बना कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बना। ब्रिटिशर्स बंगाल प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे उस टाइम पे। यहाँ के देखो, पढ़ो कितना टाइम हो गया, एक बार देखना। चलो हम इसको पूरा कराते हैं, कंप्लीट करते हैं। 30 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगला नवाब सिराजुद्दौला बनता है 1756 से लेकर 1757 तक मेरे भाई। और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ब्रिटिशर्स बंगाल प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। उसका महत्वपूर्ण बिंदु कलकत्ता हुआ करता था। जो अंग्रेज काम कर रहे थे ना, बंगाल में कलकत्ता पड़ता है ना, वेस्ट बंगाल है वर्तमान में ये। हाँ, वेस्ट बंगाल है ना, पहले बंगाल हुआ करता था ये। और यहाँ पर एक जगह थी कलकत्ता, वो अभी भी है, कोलकाता बोलते हैं इसको। तो कलकत्ता में जो अंग्रेज काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी के ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, जो अंग्रेज थे, उनका महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता था काम करने का। क्या? जो व्यापार करने का काम। यार तुम सोच क्या रहे हो, व्यापार कर रहे थे ये बंगाल में व्यापार कर रहे थे। इनका मेन पॉइंट हुआ करता था बंगाल का, वो कलकत्ता हुआ करता था। कौन सा? कलकत्ता। अच्छा आगे देखो, फ्रांसीसी बंगाल में बंगाल का एक जगह थी चंद्रनगर, उसमें व्यापार कर रहे थे। मतलब उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बंगाल में एक कलकत्ता जगह पर अंग्रेज काम कर रहे थे, और वहीं उसी टाइम पे बंगाल की एक जगह थी चंद्रनगर, वहां पर फ्रांसीसी काम कर रहे थे। हुआ क्या, इसी समय ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी ने कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी करना शुरू कर दिया। भाई साहब व्यापार कर रहे थे, मान लिया व्यापार करो, अच्छी बात है। इन्होंने मेरे भाई घेरना शुरू कर दिया, अपनी बिल्डिंग बनाने लग गए। बोले हमारा ये कब्जा हो गया। फ्रांसीसी अपनी बिल्डिंग बना रहे और अंग्रेज अपनी बिल्डिंग बना रहे। अंग्रेज कलकत्ता में तो फ्रांसीसी चंद्रनगर में। मेरे भाई होगा क्या, अब मान लिया कि तुम बंगाल के नवाब हो, आपका नाम है सिराजुद्दौला। आपका नाम क्या है? सिराजुद्दौला। आपके नीचे व्यापार चल रहा था और दोनों आदमी दो जगह पे कब्जा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको दोनों को हटा देंगे मेरे भाई, ज्यादा करोगे, गुस्सा आएगी ना तुम्हें? तो मेरे भाई गुस्सा आएगी मेरे भाई सिराजुद्दौला की कि भाई साहब व्यापार करने आए हो, तुम कर क्या रहे हो? किलाबंदी क्यों कर रहे हो? यहाँ पे चंद्रनगर में वो किलाबंदी कर रहे, वो उधर किलाबंदी कर रहे हैं। देखो मेरे भाई स्टोरी क्या हुई आगे। मेरे भाई सिराजुद्दौला चिढ़ गए इतने में भाई साहब। मेरे भाई हुआ क्या, तो सिराजुद्दौला ने कहा कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। भाई साहब या कहें तो लाठीचार्ज कर देंगे तुम पर, अगर तुम किलाबंदी बंद नहीं करी। मेरा भाई साहब, मेरा बंगाल है और तुम किलाबंदी कर रही है, क्या बात हुई? व्यापार करो, अच्छी बात है, तुम तो यार घेरना शुरू कर दिए, कब्जा कर रहे हो। मेरे भाई तुरंत आदेश किया सिराजुद्दौला, कलकत्ता चंद्रनगर की किलाबंदी बंद करो, नहीं तो मेरे भाई अन्यथा सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। फ्रांसीसी ने बात मान ली। होता ना कोई अच्छा आदमी, बोले जैसे कहा वैसे ही मान के, तुरंत ईमानदार आदमी होता है कोई भाई, बोले कहा जैसे ऑर्डर दिया वैसे ही मान के। कुछ होते हैं अलग टाइप के, बोले तुम कहो हम नहीं मानेंगे। तो मेरे भाई ये फ्रांसीसी ने कहा, बात मान ली, लेकिन अंग्रेजों ने किलाबंदी जारी रखी। बोले हम भरेंगे अपनी नींव। ये होते ना गांव में, एक बार लड़ाई जैसे हुई हो, किसी की नींव भर रही हो, लड़ाई हो तब भी बंद नहीं करते हो। एक होता लड़ाई, अरे भाई सब क्यों यार, चक्कर पुलिस आ जाए, बंद कर दो, डर गया कोई। एक होता भाई सब भरेंगे हम, तो जा पुलिस को बुला लो जाके। जब तक पुलिस को आया तब तक भर्ती नहीं उसने, मकान उठा दिया। ऐसे वाली खतरनाक आदमी थी अंग्रेज।
अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। अब देखो क्या होता है। इस बात से सिराजुद्दौला, हो जाओ नाराज, हमें क्या। सिराजुद्दौला नाराज होकर 1756 में अंग्रेजों पर अटैक कर देता है और 1756 में कलकत्ता के कासिम बाजार पर अटैक करके एक किला के फोर्ट विलियम्स पर अधिकार कर लेता है। एक अंग्रेजों का किला बना हुआ था कलकत्ता में जिसका नाम था फोर्ट विलियम्स, इस पर अधिकार कर लेता है कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अटैक इसलिए करता है कि वो नाराज हो चुका था, बात नहीं मान रहे थे। वो कहते किलाबंदी बंद करो, लेकिन कलकत्ता की किलाबंदी बंद नहीं कर रहे थे अंग्रेज, तो ये नाराज हो गया। और क्या होती है आगे स्टोरी में, कनेक्ट है पूरी स्टोरी आगे। फिर देखो, फोर्ट विलियम्स पर अधिकार करके 20 जून 1756 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जो ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना को अंजाम देता मेरे भाई। ये कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मेरे भाई नाराज होता था, अंग्रेजों से इतना नाराज हो गया कि मेरे भाई उसने फोर्ट विलियम से अटैक कर दिया। बोले अधिकार अब हमारा, अंग्रेजों को निकाल दिया, अंग्रेजों को वहां पे अधिकार कर लिया। और इसके बाद में मेरे भाई एक नई घटना को अंजाम दिया। तारीख थी 20 जून 1756। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बोली जाती है कि काल कोठरी घटना कब घटित हुई? 20 जून 1756 में काल कोठरी घटना होती है। और होता क्या है कि ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में होती है पहली बात तो। और होता क्या है, इस काल कोठरी की घटना में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया और 2 दिन तक उस कोठरी को बंद रखा और 2 दिन बाद खोल दिया। मेरे भाई एक आदमी अगर गुस्सा आ जाए ना, नाराज हो जाए, तो मेरे भाई पहाड़ लौट सकता है, ऐसा हो जाए। अब मेरे भाई वो किससे आ गया था उस टाइम पे अगर ये कलकत्ता की किलाबंदी करे तो मान जाते, तो शायद ये काम नहीं करता, लेकिन मान ही नहीं। उसने क्या किया, फोर्ट विलियम पे कब्जा किया और 146 अंग्रेजों को बंद कर लिया उसमें। बोले और सब जाओ छुट्टी सबकी, 146 बंद हो गए। अब 146 बंद करके 2 दिन तक बंद कर दिया, बिल्कुल सील पैक, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। 2 दिन के लिए बंद कर दिया। यहाँ पे इवन ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि वहां पे ऑक्सीजन भी ना जाए, मरो इसमें। भाई साहब 2 दिन बाद किवाड़ खोले, बोले बोलो अब कैसा लगा, पार्टी कैसी लगी? 2 दिन बाद खोला तो 123 जीवित 123 अजीवित और 23 जीवित, मतलब 123 मर चुके थे उसमें। 2 दिन तक हवा नहीं जानी थी भाई साहब। वो कहता है ना हवा खराब कर देंगे, वो वाली कंडीशन कर रखी थी इनकी। 146 में 123 को तो भाई साहब हवा बंद कर दी और उसमें 23 जिंदा बच गए और 123। अब जो भाई 23 बच्चे होंगे जिंदा, अब वो राम राम करके निकले होंगे बाहर। अब देखो क्या होता है, इसी में एक बचा 23 जीवित में एक आदमी था जिसका नाम था विलियम। अब जो 23 जिंदा बचे ना, उसमें यार अब शिकायत कौन करे हमारे साथ क्या हुआ, कितना मारा गया, कितना कूटा गया, कैसे बंद रखा, पानी दिया कि नहीं दिया। अब 23 में एक आदमी थोड़ा सा दमदार निकला, इसके अंदर जिगरा था, इसका नाम था विलियम हॉलवेल। इसने भाई साहब रो रो के बताया। देखो हुआ क्या, ये इसने मेरे भाई प्रसिद्ध काल कोठरी घटना को विलियम हॉलवेल ने के द्वारा लिखा गया। इसने एक लिख दिया पूरा चिट्ठा, उसने जो जो उसके संग हुआ, बोले हम मुश्किल से बच पाए, 123 तो मर गए, उनको बचा नहीं पाए। और ये भाई साहब इंडिया वाले बहुत बेकार हैं भाई साहब, इनसे पाला पड़ा। अब तुम किलाबंदी मत करना कभी, ऐसे इनकी बात मान लेना। और ये हॉलवेल के द्वारा लिखी गई थी काल कोठरी घटना। और बताओ काल कोठरी घटना किस तारीख को घटित हुई थी? 20 जून 1756। 123 अंग्रेज मारे गए थे और इसमें एक बचा था विलियम हॉलवेल, इसी के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? ये 123 मरे हुए में था कि 23 जिंदा वालों में था? जिंदा बचा हुआ था ये आदमी। अच्छा, अब हम इससे आगे की क्लास हम कल पढ़ाएंगे, नहीं तो पूरी स्टोरी कनेक्ट होती है कि एक तरह की कथा सी चल रही है, और लेकिन स्टोरी कहीं की आपको याद हमेशा रहेगी काल कोठरी घटना कब हुई थी। चलो कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।